अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खुश आमदीद कहते हैं आपको आपके फेवरेट प्रोग्राम में जिसका नाम है कम्युनिकेटिंग विद इन्फ्लुएंस। और इस प्रोग्राम में आपके कमेंट्स से हमें अंदाज़ा होता है कि आप इस प्रोग्राम को कितना पसंद कर रहे हैं और इस प्रोग्राम से कितना फ़ायदा भी उठाया जा रहा है। और आज के प्रोग्राम के टॉपिक को अनाउंस करने से पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि हमने अपने पिछले प्रोग्राम में से कुछ 2 क्वेश्चंस भी लिए जिनको हम अपने प्रोग्राम के एंड पर एड्रेस करेंगे। और आपसे गुजारिश है कि अगर आप भी कुछ पूछना चाह रहे हो, जिस बारे में आप सफ़र कर रहे हो, उस बारे में अगर आप कोई बात हमसे जानना चाह रहे हो तो आप हमें कमेंट में अपना क्वेश्चन भेज सकते हैं। और अगर आप अपनी आइडेंटिटी भी शो नहीं करना चाह रहे तो आप इनबॉक्स में हमें सवाल भेज सकते हैं। हम आपका नाम अनाउंस किए बगैर भी आपके सवाल का जवाब दे सकते हैं। आज के प्रोग्राम के बाकायदा आगाज़ की तरफ मैं आती हूँ। सबसे पहले मैं आपको तारुफ़ कराना चाहूँगी अपने एक माहिर का जो हमारे साथ शामिल गुफ्तगू होते हैं, जाफ़र अली। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम मिस, बहुत बहुत शुक्रिया, सब ऑडियंस का शुक्रिया जितना अच्छा आपका रिस्पॉन्स आ रहा है, जिस तरह से आप प्रोग्राम को देख रहे हैं, क्वेश्चंस कर रहे हैं, थैंक यू। और ये लर्निंग का सिलसिला इस तरह से चल रहा है तो आई एम वेरी हैप्पी। बिल्कुल। और यहाँ पे मैं वैलिडेट करना चाहूँगी जाफ़र साहब को कि शुक्रिया मैं भी अदा करना चाहूँगी सभी नाजरीन का। लेकिन मुझे हैरत बड़ी होती है कि ज़्यादातर कमेंट्स जो हैं वो जाफ़र साहब के लिए होते हैं। जाफ़र साहब, इसमें क्या राज है? थैंक यू नाजरीन। कहीं कोई पैसे वैसे तो नहीं लेते आप? ये लव है, ये रिस्पेक्ट है, ये केयर है, ये सीखने का एटीट्यूड है। ये वो सारे लोग हैं जो हमारी मोटिवेशन को हाई करते हैं और इस सीखने के प्रोसेस को स्पीड अप करने में हमारी हेल्प करते हैं। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर। अच्छा, इसमें मुझे आपके स्टेटमेंट से अंदाज़ा ये हो रहा है कि आपका सेल्फ एस्टीम काफ़ी हाई है, क्या एम आई राइट? यस। अच्छा, अगर मैं उर्दू में कहूँ तो आप अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं? अच्छा, इस चीज़ पे आज बात करेंगे नाज़रीन। आज का टॉपिक जो जिसके लिए मिस ने इनवाइट किया, थैंक यू मिस, आपने मुझे इनवाइट किया। ये हमारा शो हम लेके चल रहे हैं, लेकिन आज के टॉपिक जिस पे हम बात करने जा रही हैं बहुत बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। और इसी में हम डिस्कस करेंगे कि आप अपने आप को बहुत कुछ समझते हैं, उसका मतलब क्या होता है, और आप अपने आप को समझते हैं, समझते तो क्या है, वो क्या मतलब, वो क्या, ये फ़िक्रा अगर देखा जाए तो लफ्ज़ों की तरतीब में थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है कि आप अपने आप को समझते क्या हैं या आप अपने आप को क्या समझते हैं। लेकिन इसके पीछे जो मीनिंग्स हैं, जो मानी पिन्हा है, उसके बारे में आज हम आपसे बात करेंगे। आप बड़े हैरान हो रहे होंगे कि ये कैसी मुबहम सी गुफ्तगू हम कर रहे हैं। मैं क्लैरिफाई करती चलूँ कि आज का जो मौजू है वो सेल्फ़ एस्टीम के बारे में है कि इज़्ज़त नफ्स क्या चीज़ है और इसे हम कैसे बिल्ड कर सकते हैं। क्या कोई ऐसे तरीके भी मौजूद हैं कि जिससे हम अपनी इज़्ज़त नफ्स को या अपनी तौकीर को हम बुलंद कर सकते हैं? क्या ऐसी कोई चीज़ है जिससे कि हमारा जो नफ्स है वो तकमील पा जाए? जाफ़र साहब, सबसे पहले तो ये इतनी मुश्किल टर्म्स जो मैं बोल रही हूँ, मुझे इन मुश्किल टर्म्स से आप निजात दिलाएं। आप मुझे ये बताएं कि पहली बात ये कि सेल्फ़ एस्टीम क्या होता है, लेकिन मैं इससे कुछ मिलती जुलती टर्म्स भी आपके सामने यहाँ शेयर करूँगी जो कि मैं चाहती हूँ कि आप उनके बारे में भी डिफ़ाइन करें कि ये चीज़ें क्या हैं, क्योंकि ये ओवरलैपिंग है और अक्सर लोग कंफ्यूज करते हैं इन चीज़ों को आपस में। आप मुझे बताएं कि ये सेल्फ़ एस्टीम क्या है, सेल्फ़ रिस्पेक्ट क्या है, सेल्फ़ एक्सेप्टेंस क्या है और सेल्फ़ कॉन्फिडेंस क्या है? और इनसे मिलती जुलती एक और टर्म है सेल्फ एफिकेसी। बिल्कुल। ये सबसे पहले जब हम सेल्फ स्टीम की बात करते हैं तो सिंपल वे में हम बात करें, जो डिक्शनरी का वर्ड इसके लिए मिलता है उर्दू में, वो खुद तौकीरी के हवाले से है। लेकिन आसान अल्फाज में मैं आपको बताता चलूँ कि सेल्फ स्टीम होती है कि हमारी अपनी नज़र में अपनी कदर कीमत क्या है, हम अपनी नज़र में अपनी कीमत क्या जानते हैं, हमारी सेल्फ वर्थ क्या समझते हैं कि मेरी क्या कीमत है, मैं अपने आप को क्या समझता हूँ। इट इज़ सेल्फ स्टीम कि अपनी कदर कीमत जानना, अपनी नज़र में अपने आप को देखना और अपनी इस कदर कीमत पे, अपनी स्किल्स पे भरोसा करना और अपनी इज्जत करना शुरू कर देना, ये सेल्फ स्टीम है। सेल्फ स्टीम की जब हम बात करते हैं, सेल्फ की बात करते हैं, तो ये हिस्ट्री में, फ़िलासफ़ी में, साइकोलॉजी में, इंसान की तालीम और तरबियत में सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट
बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल। और बड़ी आपने शानदार बात की। मुझे भी यहाँ पे याद आता है कि अगर हम बात करें इकबाल के बंदा खुदी की, या हम फ़लसफ़ा रूम में मौलाना रूम को देखें, या हम कहीं भी जाएं, किसी भी फ़लसफ़े में, किसी भी जगह, हम किसी भी दानिश्वर से अगर हम बात करें, तो जो पहला मौजू है वो हस्ती का ही है, खुदी का ही। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। खुदी पे बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट हमें मिलता है। खुदी के बारे में बार बार बात की जाती है। खुदी वो इल्म है, खुदी के बारे में वो इल्म है जिसे जान के इल्म इरफान कहा गया, जिसे जान के इंसान अपनी हाईएस्ट पोजीशन पे पहुंचता है, जिसे जानना इंसान के लिए ज़रूरी है। खुदी का ही वो इल्म है जिससे इंसान को जानता है, इंसान अपने आप को जानता है। बल्कि मार्फत खुदावंदी भी इस खुदी के पीछे ही कहीं ना कहीं मौजूद है। बिल्कुल। तो इस अपनी कदर व कीमत जानना, असल में अपने आप को जानना। तो आज हम जो ज़्यादा बातचीत करेंगे वो अपनी ही ज़ात से मुतल्लिक, अपनी कदर व कीमत से मुतल्लिक होगी। तो मिस इतरत ने बहुत ज़्यादा खुदी से मुतल्लिक टर्म्स पूछी हैं जो मुझे भी याद भी नहीं। रिवान बिवान अगर पूछते जाएंगे तो हम डिस्कस करते जाएंगे। तो सेल्फ एस्टीम का मतलब ये होता है कि आपकी अपनी नज़र में कदर व कीमत क्या है। बिल्कुल। अच्छा, सेल्फ रिस्पेक्ट अब इसी से मिलता जुलता है, मगर ये एक डिफरेंट टर्म है। तो फिर वहाँ भी हम इज़्ज़त की बात कर रहे हैं कि अपनी नज़र में इज़्ज़त क्या है, फिर सेल्फ रिस्पेक्ट क्या है? सेल्फ रिस्पेक्ट होता है कि आप अपनी खुद कितनी इज्जत करते हैं, आप अपने आप को कितना मोहतरम जानते हैं, आप अपने आप को किस तरीके से डील करते हैं। आप किसी स्टेट में, किसी सिचुएशन में अगर बैठे हैं तो आप अपने आप को कितनी रिस्पेक्ट दे रहे हैं। अब इसके साथ एक और मिलता जुलता कॉन्सेप्ट है जिसे सेल्फ एफिकेसी कहते हैं। सेल्फ एफिकेसी होता है कि हमारे पास लातादाद महारतें हैं और उन महारतों पे हमें भरोसा कितने हैं। हमें कैसे पता है कि जिस सिचुएशन में हम जा रहे हैं हमारी कौन सी महारत हमारे पास है, हम कैसे उसे यूटिलाइज कर सकेंगे और उस पर हमारा यकीन कितने है। और सेल्फ कॉन्फिडेंस की अगर मैं बात करूं, बिल्कुल, अब हम सेल्फ कॉन्फिडेंस की तरफ भी आते हैं। लेकिन पहले मैं आपको बता दूं कि सेल्फ एफिकेसी मतलब अपनी महारतों पे भरोसा रखना और अपनी इज्जत करना, ये दोनों चीजें मिलके हमारी सेल्फ स्टीम को बूस्ट करती हैं। और सेल्फ स्टीम बुनियादी चीज होती है। अब सेल्फ स्टीम हमारे कॉन्फिडेंस को बूस्ट करती है। अब आगे हम कॉन्फिडेंस की बात करते हैं। कॉन्फिडेंस होता है कि कोई भी टास्क परफॉर्म करते हुए जो हमारा अपने ऊपर एक भरोसा है, खुद एतमादी है, वो हमारा कितने है। अब कॉन्फिडेंस का बड़ा गहरा ताल्लुक है हमारी लर्निंग से, हमारी तैयारी से। लेकिन सेल्फ स्टीम का हमारी तैयारी और लर्निंग से कोई गहरा ताल्लुक नहीं होता। वो एक ऑटो जनरेटेड चीज़ है जो हमारी पहले से स्ट्रॉन्ग है। अगर किसी का सेल्फ स्टीम अच्छा है तो उसकी तैयारी अच्छी नहीं, कोई भी एक अगर वो प्रेजेंटेशन दे रहा है या कोई और टास्क कर रहा है तो बड़ा इजीली कह देगा कि जो कुछ इसके बारे में मैं जानता हूँ वो मैं आपको बता देता हूँ। सही। अब वहां पे जाकर जो उसे थोड़ी बहुत एम्बेरसमेंट फील हो रही है वो उसका कॉन्फिडेंस है। तो किसी एक सिचुएशन में किसी पर्सन का कॉन्फिडेंस मतलब उसका किसी एक खास टास्क को जो कि सीखा गया उसे इम्प्रूव करने के लिए जो भी खुद पे भरोसा है वो उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस है। अपने आप पे जो एतमाद है, खुद एतमादी है, वो सेल्फ कॉन्फिडेंस है। अब ज़्यादा अच्छी तैयारी करके, ज़्यादा अच्छे से सीख के हम चीज़ों को ज़्यादा बेहतर वे में एक्सप्लेन कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं। उससे हमारा भरोसा बढ़ता रहता है। जैसे जैसे हम ज़िंदगी में स्किल सीखते जाते हैं हमारा भरोसा बढ़ता रहता है। लेकिन इस भरोसे को बढ़ाने के लिए पीछे जो फ्यूल का काम कर रही है वो हमारी सेल्फ स्टीम कि हम अपनी कितनी रिस्पेक्ट करते हैं और अपनी काबिलियत, अपनी महारतों पे कितना भरोसा करते हैं। यहाँ पर मुझे एक बहुत ही बारीक सा नुक्ता सूझ रहा है कि मैं अपने नाजरीन के सामने उस चीज़ को भी डिस्कस करूँ कि अमूमन हमारे सामने कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि ग्रैंडियोसिटी से ऑपरेट कर रहे होते हैं। अब आप जहाँ बात कर रहे हैं सेल्फ एस्टीम की, तो बड़ा ही स्लाइट सा डिफरेंस फिर रह जाता है, क्योंकि आपको जो बिहेवियर नज़र आ रहा है जिसमें कि कोई अपने ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट कर रहा है, अपने आप को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के पेश कर रहा है, तो ऐसा भी तो हो सकता है जाफर साहब कि वो ग्रैंडियोसिटी से ऑपरेट कर रहा हो, क्योंकि ग्रैंडियोसिटी सिर्फ वहाँ पर डेवलप होती है जहाँ हम अंदर से इनसिक्योर होते हैं या हमारा सेल्फ एस्टीम लो होता है। यानी बिल्कुल ही हाई सेल्फ एस्टीम के अगेंस्ट कोई दूसरे उसकी इंतहा की मैं बात कर रही हूँ, लेकिन डिपिक्शन वहाँ पे भी ग्रैंडियोसिटी है कि अपने आप को, फिर वही बात आ जाती है कि अपने आप को समझ क्या रहे हैं। बिल्कुल, बहुत अहम नुक्ता आपने उठाया। लेकिन साथ में सेल्फ के हवाले से एक और पॉइंट मैं बताता चलूँ कि सेल्फ, जब
हम सेल्फ कॉन्फिडेंस की, सेल्फ एफिकेसी की, सेल्फ स्टीम की, सेल्फ रिस्पेक्ट की बात करते हैं, तो फिर एंड पे जो चीज़ इन सारी चीज़ों को कंप्लीट करती है वो सेल्फ एक्सेप्टेंस होती है, कि अपने आप को जाना। अब सेल्फ एक्सेप्टेंस से ये पॉइंट निकलता है कि आप अपने आप को समझते क्या हैं, आपने अपने आप को जाना कितने। अगर तो आप अपने आप को बड़े अच्छे तरीके से जान गए हैं, मतलब आपका सेल्फ स्टीम बड़ा अच्छा है, कॉन्फिडेंस आपका बड़ा अच्छा है, आप बड़े अच्छे तरीके से चीज़ों को लेके चल रहे हैं, तो डेफिनेटली आप अपने आप को बड़े अच्छे से जान गए, फिर आप अपने आप को रियलिस्टिक अप्रोच के साथ ऑपरेट करेंगे। बिल्कुल। फिर तो चीज़ें नॉर्मल हैं, चीज़ें बेहतर हैं, फिर तो ऐसा कोई मसला नहीं। जो इज्जत आप अपने आप को दे रहे हैं वो हकीकी भी है, और आप बड़े रैशनल वे में अपने आप को रिस्पेक्ट दे के चल रहे हैं, और एक्सेप्ट करके, कबूल करके जो है जैसा है की बुनियाद पे अपने आप में बेहतरी लाते हुए आप सेल्फ एस्टीम के ऊपर मदारिज जो है वो आप तय करते चले जाते हैं। बिल्कुल। लेकिन जब यहाँ पे प्रॉब्लम आती है सेल्फ एक्सेप्ट करते हुए अपने आप को, में लगता है कि कोई खामियां कोताहियां हम में रह गई हैं, लेकिन हम किसी वजह से उन्हें तस्लीम नहीं करना चाहते, हमें मानने में मुश्किल आती है, हमें कोई शेम फील होती है, हमें लगता है कि अगर मैं ये तस्लीम कर लूँगा तो इसका मतलब है कि कोई और मुझ में गड़बड़ है, अब सेल्फ स्टीम लो होने की तरफ जा रहा है। तो फिर उसकी मैनिफेस्टेशन दो तरह से होती है, मैकेनिज्म पीछे एक ही है, मैनिफेस्टेशन दो तरह से होती है। मैकेनिज्म ये है कि सेल्फ स्टीम लो है, सेल्फ स्टीम लो है। मैनिफेस्टेशन दो इस तरह से होती है कि एक तो लोग अपने आप को शो करना शुरू कर देते हैं कि सेल्फ स्टीम लो है, तो उनकी प्रेजेंटेशन भी उसकी कॉन्ग्रेंट होती है, वो अपने आप अपनी इज्जत नहीं करते, अपनी ज़ात की इज्जत नहीं करते, अपनी कोई वर्थ नहीं जानते, उन्हें वर्थलेस की फीलिंग्स आती रहती हैं। वो बार बार लोगों से कहते रहते हैं कि मुझे लगता है कि मैं दुनिया में, ज़िंदगी में फ़जूल हूँ, इसकी कोई ख़ास मुझे वजह नहीं नज़र आती जीने में, और ये डिप्रेशन और दूसरी प्रॉब्लम की तरफ लीड करती है। मैनिफेस्टेशन की तरफ एक और दूसरी साइड आती है जिसकी आप अभी बात करें, जिसे ग्रैंडियोसिटी कहते हैं, कि अपने आप को समझते क्या हैं। ये लोग अपनी लाइफ में ओवर कंपनसेशन की तरफ जा रहे होते हैं। एक होता है ना, जैसे अगर कोई नुकसान हो गया तो उसकी तलाफी कर देना, वो कंपनसेशन होता है। एक ओवर कंपनसेशन होता है कि उतना नुकसान हुआ नहीं जितना बढ़ा चढ़ा के उसकी तलाफी की जा रही है या उसको ड्रामेटाइज किया जा रहा है। बिल्कुल। तो ये लोग अपनी लो सेल्फ स्टीम को छुपाते छुपाते इतना ड्रामेटाइज कर बैठते हैं कि इन्हें आइडिया नहीं होता, और फिर ये ग्रैंडियोसिटी की तरफ चले जाते हैं। ये बात बात पे डिफेंसिव हो जाते हैं, ये अपने आप को बहुत आला अरफा पेश करते हैं, ये हकीकत की बुनियादों पे जो भी फैक्ट्स होते हैं वो उन पे बिलीव नहीं करते। उन्हें लगता है कि हम बहुत ही कोई स्पेशल है, हमें बड़े अच्छे स्पेशल तरीके से ट्रीट किया जाना चाहिए। वी आर मोर देन ह्यूमन बीइंग। हम कोई अगर इंसान भी हैं तो बहुत अच्छे आला अरफा इंसान, और इंसानों से बढ़ के कोई चीज़ है। तो पीछे जो मैकेनिज्म चल रहा होता है वो लो सेल्फ स्टीम ही चल रहा होता है। उसकी मैनिफेस्टेशन कोई जिस तरह से करता है वो उन पे डिपेंड करता है, लेकिन पीछे जो प्रॉब्लम है वो लो सेल्फ स्टीम के साथ है। अब कुछ और ऐसे साइंस में यहाँ पे इंडिकेट करना चाहूँगा जो लो सेल्फ स्टीम के साथ और हाई सेल्फ स्टीम के साथ हैं, लोगों में होते हैं, लेकिन वो नॉर्मल लोगों में, वो कोई ग्रैंडियोस नहीं हो रहे होते, वो कोई बहुत ज़्यादा अपने आप को डीमोरलाइज नहीं कर रहे होते, लेकिन वो सोसाइटी में हम सबसे मिलते जुलते लोग हैं, वो हमसे हर रोज़ बातचीत करते हैं। वो आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, कोलीग्स हो सकते हैं, घर वाले हो सकते हैं, बच्चे हो सकते हैं, पेरेंट्स हो सकते हैं, सिबलिंग्स हो सकते हैं, जिनसे हम ऑपरेट कर रहे होते हैं। तो कुछ मैं ऐसे साइंस डिस्कस करना चाहूँगा यहाँ पे, जिनसे आप आइडिया कर सकते हैं कि वो अच्छी सेल्फ स्टीम के साथ हैं या उनको सेल्फ स्टीम अच्छी करने की ज़रूरत है। क्योंकि ये एक ऐसा स्किल है जिसे आप साइंटिफिक नॉलेज के साथ साथ शार्प भी कर सकते हैं, और आप सीख सकते हैं कि कैसे आप अपनी हाई सेल्फ एस्टीम के साथ दुनिया को अच्छे तरीके से डील करें। तो मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर हम कुछ ऐसी सिचुएशंस का जिक्र करें। जैसे एक सवाल मैं आपसे पूछती हूँ, आप भी फिर सिचुएशंस मुझे बताएंगा कि अगर आपकी घर में कोई चीज़ गुम जाती है, कोई चीज़ नहीं मिल रही, आपका मोबाइल फ़ोन या और कोई वैल्यूएबल चीज़ या कोई कीमती चीज़ अगर आपकी नहीं मिल रही, इधर उधर चीज़ें हो ही जाती हैं, हम रख के भूल भी जाते हैं। तो जैसे ही आप ये सवाल घर की मेड से पूछते हैं, अव्वल तो आपका अपना ही दिल बैठा जा रहा होता है कि इससे कैसे पूछा जाए, और अगर आप उससे पूछ लेते हैं तो वो आगे से इतना रोना धोना क्यों मचाती है? अच्छा, अब यहाँ पे सेल्फ स्टीम का ही प्रॉब्लम है। अगर आप लो सेल्फ स्टीम के साथ हैं तो आप हमेशा डिफेंसिव होते रहती हैं। लो सेल्फ स्टीम के साथ हकीकी ज़िंदगी में मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है कि वो काम उन्होंने किए नहीं होते, लेकिन वो उनकी ज़िम्मेदारी ले बैठते हैं, कभी बातचीत करते हुए, कभी इशारे कनाए से। क्योंकि हम इंसानों की एक ये साइकोलॉजी है कि जब हम किसी को डिफेंसिव होता देखते हैं तो हमें लगता है कि यहाँ पे दाल में कुछ काला है,
तो फिर हम और ज़्यादा चढ़ाई कर देते हैं। अब सामने वाला बंदा 2 रीज़न हो सकती हैं, या तो उसने काम किया है या उसने नहीं काम किया। अगर उसने काम किया तो इसका मतलब है वो सेल्फ एक्सेप्टेंस की तरफ जा रहा है, अगर उसने नहीं काम किया तो इसका मतलब है वो लो सेल्फ। यानी मैं आपको यही बताना चाह रही हूँ कि अमूमन हमारे साथ ऐसा होता है कि हमारे सामने वाले शख्स ने वो काम किया भी नहीं होता, लेकिन वो उस काम से इतना डिफेंसिव नज़र आता है। जैसे अगर मैं जाफ़र साहब से पूछती हूँ कि जाफ़र साहब यहाँ पर मेरी कीमती वॉच रखी थी, तो शायद जाफ़र साहब को इतना ज़्यादा दुख ना हो, तकलीफ़ ना हो, या वो इस नतीजे पे ना पहुँचे कि मिस इतरत सोच रही हैं कि मैंने वो घड़ी चुपके से चुरा के अपनी पॉकेट में रख ली। लेकिन ऐसा होता है कि कुछ लोग जो लो सेल्फ एस्टीम से ऑपरेट कर रहे होते हैं, उन्हें ऐसे लगता है कि सामने वाला, यानी वो जजमेंटल हो जाते हैं, वो ये सोच लेते हैं कि सामने वाला शायद ये सोच रहा है कि मैंने ये चीज़, इनकी ये जो वैल्यूएबल है, ये मैंने चुरा ली है। हालांकि ये सामने वाले का ख्याल नहीं होता, ये ख्याल फिर उनका अपना ही होता है। बिल्कुल अपना ज़ाती होता है, और फिर वो अपने ख्यालात को दूसरों के ऊपर लेबल भी करते रहते हैं कि आप इस तरह से कहना चाह रहे थे। ज़िंदगी में ये हमारा प्रोग्राम कम्युनिकेशन के हवाले से, तो यहाँ से मैं एक बात करता चलूँ कि ज़िंदगी में जब भी हम ये कह रहे होते हैं, जब भी हमारे पास फैक्ट नहीं होते, हम कहते हैं कि कोई दूसरा पर्सन ये कहना चाह रहा था, तो इसका मतलब है कि बिहाइंड द मैकेनिज्म, कहीं पीछे जो एक मैकेनिज्म चल रहा है सीन के पीछे, वो यही है कि हम खुद से अपनी तरफ से एक अजम्पशन बना रहे हैं, चीज़ों को हम एज्यूम कर रहे हैं, मगर हम चीज़ों को रियलिस्टिक वे में डिफाइन नहीं कर पा रहे। सो कोशिश ये करें कि जब भी कम्युनिकेशन को इन्फ्लुएंसिव बनाना है आपने, तो इसमें आप चीज़ों को फिर खुद से डिफाइन मत करें, आप अपनी डेफिनेशन बीच में ना डालें, बल्कि ये मौका फिर उसी शख्स को दें जो ये बात आपके सामने प्रेजेंट कर रहा है, कि वो खुद ही डिफाइन करे। बिल्कुल ऐसे और बहुत सारी इंडिकेशन साइंस हैं जो अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जो एक अच्छी सेल्फ स्टीम के साथ और लो सेल्फ स्टीम के साथ लोग अपनी लाइफ में एग्जिबिट करते हैं। लेकिन इंतहाई खुश आइंद बात यह है कि हम अपनी सेल्फ स्टीम को बेहतर कर सकते हैं। बिल्कुल हमारी लाइफ में हमारे पास, हम इंसानों के पास, हम अशरफुल मखलूक़ात हैं, बेस्ट क्रिएचर हैं इस यूनिवर्स में, तो हमारे पास बहुत सारी महारतें हैं, स्किल्स हैं, उनमें से बहुत सारी महारतों को हम अपनी सारी ज़िंदगी इस्तेमाल ही नहीं करते। बिल्कुल इसी तरह से जैसे बहुत सारी चीज़ें घर में आती हैं, वो डब्बा पैक पड़ी होती हैं और फिर एंड तक हम इस्तेमाल ही नहीं करते और डब्बा पैक ही वापस कर देते हैं। तो बहुत सारी ऐसी अहलियतें, महारतें हैं हमारे पास जो हमें खोल के देखनी चाहिए कभी ज़िंदगी में, कि उनमें क्या सरप्राइजेज़ हैं, खुदा ने हमें किन किन अहलियतों के साथ भेजा है। सेल्फ एस्टीम भी उनमें से एक स्किल है। स्किल की जब भी हम बात करते हैं तो नाज़रीन हम इस रेफरेंस में बात करते हैं कि कुछ सीखा जाने वाला अमल है। बिल्कुल, जो चीज़ें ज़रूरी नहीं कि पैदाइशी तौर पर हमारे अंदर हों, या हम हो सकता है हमारे अंदर भी हों, मगर हम उन चीज़ों को इन प्रैक्टिस करते हुए नज़र नहीं आते, तो फिर हम उन चीज़ों को सीख कर उनके ऊपर अमल कर सकते हैं। बिल्कुल, अगर वो आपने अब तक नहीं सीखी तो फिर भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये बिल्कुल उसी तरह से है कि कुछ लोग अपनी लाइफ में ड्राइविंग 15 साल की उम्र में सीख लेते हैं, कुछ 20 साल की उम्र में सीखते हैं, कुछ 30 साल की उम्र में सीख लेते हैं। तो ड्राइविंग भी एक स्किल है। तो लाइफ में जहाँ भी आपको फील हो, अभी हम सिम्टम्स डिस्कस करने जा रहे हैं, साइंस अगर आप अपने साथ रिलेट कर पाते हैं तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि ये एक बड़ी ही अच्छी बात है कि आपने अपने आप को एक सेल्फ डायग्नोज बना लिया और आपको डायरेक्शन पता चल गई। ठीक है। जैसे जो लो सेल्फ स्टीम के साथ होते हैं, वो लोग ज़्यादातर लोगों को डिस्कस करते नज़र आते हैं। जैसे वो लोगों के बारे में बात करेंगे, वो इवेंट्स के बारे में बात करेंगे, वो ऐसी बात करेंगे कि फ़लाँ ने फ़लाँ से फ़लाँ कह दिया, वो बैक बाइटिंग करते नज़र आएंगे, वो ऐसी बातें करेंगे जो अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए, तसल्ली देने के लिए लोगों के मुतालिक होते, वो चुगली खाते नज़र आएंगे। समटाइम कंपैरिजन ड्रॉ करते हैं ताकि अपने आप को कुछ बेहतर स्टेट में शो कर सकें, और किसी ऐसे शख्स के साथ अपना कंपैरिजन ड्रॉ किया जाए जो कि इतना ज़्यादा कैपेबल नहीं है। बिल्कुल, तो उसमें फिर बड़ी तस्कीन मिलती है लो सेल्फ एस्टीम को कि हम इतने सारे लोगों से तो बेहतर हैं। ठीक है ना। और दूसरी बात ये कि जो आपने शुरू में बात की कि हमेशा उनकी गुफ्तगू का जो कंटेंट है, अगर उसे देखा जाए तो उसमें अशख़ास का ज़िक्र होगा, उसमें वो शख्सियतों को डिस्कस करते हुए पाए जाएंगे, बजाय इसके कि वो नज़रियात पे बात करें।
अब जो अच्छी सेल्फ स्टीम वाले लोग होते हैं वो नज़रियात पे बात करते हैं, वो आइडियाज़ को डिस्कस करते हैं, वो हमेशा सलूशन की तरफ बात करते हैं। लो सेल्फ स्टीम वाले हमेशा प्रॉब्लम की तरफ बात करते हैं, वो प्रॉब्लम का पार्ट बनने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं कि चीज़ें ख़राब हो गई हैं तो इसके पीछे हम नहीं हैं, अगर हम नहीं हैं तो हम चीज़ें ठीक करने की तरफ भी नहीं जाएंगे। अच्छी सेल्फ स्टीम वाले लोग हमेशा सलूशन की तरफ जाते हैं, वो ये कहते हैं अच्छा चीज़ें ख़राब हो गई हैं, पहले इनका सलूशन ढूंढ लेना चाहिए, फिर हम प्रॉब्लम देख लेंगे कि आग कहाँ से लग गई। बिल्कुल उसी तरह से है कि जैसे अगर घर में या किसी जगह पे आग लग जाती है तो हम फिर ये नहीं सोचने बैठ जाते कि आग कैसे लगी, कहाँ से लगी, पहले हम आग बुझाने की तरफ जाते हैं। जब आग बुझ जाती है तो उसके बाद हम इन्वेस्टिगेशन करते जाते हैं। तो हमेशा सोल्यूशन का पार्ट बने, प्रॉब्लम का पार्ट ना बने। लो सेल्फ स्टीम वाले लोग आप लोगों को क्रिटिसाइज करते नजर आएंगे, वो लोगों पे तनकीद करते नजर आएंगे। लोग अच्छी चीज़ें भी कर रहे होंगे लेकिन उनको अप्रिशिएट नहीं कर रहे होंगे। अच्छी सेल्फ स्टीम वाले लोग दूसरे लोगों को अप्रिशिएट करते नजर आएंगे। वो एक ही रेस में चलते चलते जब दूसरे लोगों से पीछे रह जाते हैं वो फिर भी लोगों के लिए खड़े होकर क्लैपिंग करते हैं, फिर भी लोगों को अप्रिशिएट करते हैं। लो सेल्फ स्टीम वाले लोग अपनी लाइफ में फेल होने को या फेलिंग के प्रोसेस को फेलियर समझते हैं। वो समझते हैं कि वंस अ फेल ऑलवेज फेल। वो ज़िंदगी में बार बार कोशिश करते नज़र नहीं आते, वो हमेशा पीछे रह जाने वाली बातें करते हैं, वो हमेशा ऐसी बातें करते हैं कि जिनमें लगता है कि उनकी ज़िंदगी में कोई कदर व कीमत नहीं है, कोई ज़िंदगी में मकसद नहीं है। अच्छी सेल्फ स्टीम के साथ लोग हमेशा फेलियर को लर्निंग के साथ जोड़ते नजर आएंगे। वो कहते हैं कि अगर हम फेल हो गए तो कुछ बात नहीं, जब हम जिंदगी में कुछ गेन नहीं करते तो हम ये गेन करते हैं कि हम दोबारा से किस तरह से एफर्ट कर सकते हैं। वो अपनी मिस्टेक में से, अपनी शिकस्त में से उन ट्रिगर्स को फाइंड आउट करते हैं कि पिछली मर्तबा मैं जब फेल हुआ था तो इसके पीछे फैक्टर्स क्या क्या थे, मेरी मिस्टेक्स क्या क्या थी, और वो जब अपनी मिस्टेक्स पे काम करते रहते हैं तो फिर क्या होता है, कामयाबी एक दिन उनका नसीब ज़रूर बन जाती है। बिल्कुल इसी तरह जो लोग लो सेल्फ स्टीम के साथ होते हैं वो लोगों की तजलील करते आपको नजर आएंगे। वो किसी की रिस्पेक्ट नहीं करते, वो हायर अथॉरिटी की रिस्पेक्ट नहीं करते, अपने बॉस की रिस्पेक्ट नहीं करते, कोई अगर उनको ऑफिसर मिलता है उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते, वो हर किसी को गालियां देते आपको नजर आएंगे। वो लोगों में कीड़े निकालते नजर आएंगे, बात बात पे वो मिसफिट होते नजर आएंगे कि ये चीज़ें, उन्हें लगेगा कि हर चीज़ बहुत बुरी है, हुकूमत ख़राब है, अपोजिशन ख़राब है, दुनिया ख़राब है, लोग ख़राब है, माशरा ख़राब है। अच्छा, वो ये तसव्वुर में भी नहीं लाने के काबिल होते कि फिर इसी पूरे सिस्टम का एक हिस्सा, वो एक अहम कंपोनेंट वो खुद भी हैं, लेकिन वो तनकीद बराए तनकीद जो है वो करते रहते हैं। बिल्कुल, क्योंकि उनके पीछे जो उनका थॉट प्रोसेस चल रहा है वो नेगेटिव लो सेल्फ स्टीम वाला चल रहा है। अब इनके मुवाजने में अगर हम अच्छी सेल्फ स्टीम वाले लोगों को देखेंगे तो वो हमेशा जिम्मेदारी लेते नजर आएंगे। वो ये बात करेंगे इसमें हम क्या रोल प्ले कर सकते हैं, वो ये बात करेंगे कि ये हमारा मुल्क है, हम इसके लिए बेहतरी की तरफ जा सकते हैं, और वो प्रैक्टिकल एफर्ट्स भी करते हैं। वो अपने आप को अप्रिशिएट करते नजर आएंगे। अब जो लो सेल्फ स्टीम वाले लोग होते हैं वो हमेशा एक स्टेट ऑफ कंफ्यूजन में रहते हैं, उनको पता नहीं होता कि चीज़ें, ज़िंदगी किस तरफ जा रही है। अब जब भी उनसे बात करेंगे तो वो एक करेंगे हाँ ज़िंदगी गुजर रही है, ज़िंदगी बड़ी दुखों से भरी है, ज़िंदगी बड़ी सरप्राइज़ देती है, एकदम से कुछ चीज़ें आ जाती हैं। असल में वो अपनी कदर व कीमत ही नहीं जान पा रहे होते कि वो कितने कीमती हैं। दूसरी साइड पे जो हेल्दी सेल्फ स्टीम वाले लोग होते हैं वो अपने आप को अप्रिशिएट करते नजर आएंगे। वो चीज़ों को बेहतर तरीके से उन्हें वाज़ह होगा कि ज़िंदगी का मकसद क्या है, उनके गोल्स लाइफ में बड़े वाज़ह और सेट हैं। लो सेल्फ स्टीम वाले अब एक अपनी रेपुटेशन की तरफ ज़्यादा तवज्जो देते नजर आएंगे। आपने बहुत सारे लोगों से ये सुना होगा कि अच्छा अब लोग क्या कहेंगे, अब हमारा जो भी किरदार है, बहुत सारी गलतियां जो हमसे हो जाती हैं उनको छुपा देना चाहिए, इन पे पर्दा डाल देना चाहिए। वो अपने आप को छुपाते और अपनी रेपुटेशन पे ज़्यादा वर्क करते नजर आएंगे। ज़्यादातर उन्हें ख्याल इस चीज़ का होता है कि लोग परसीव कैसे कर रहे हैं हमें, लोग हमारे बारे में क्या डिसाइड, और लोग हमें कितनी इज़्ज़त दे रहे हैं। लेकिन यहाँ हमारे इस प्रोग्राम का मकसद ये है कि हम ये कॉन्सेप्ट डेवलप करें कि अहमियत की बात ये नहीं है कि लोग आपको कितनी रिस्पेक्ट दे रहे हैं, क्योंकि लोग आपको जितनी भी रिस्पेक्ट दें वो एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए होगी। असल इज़्ज़त आपकी वही होती है जो इज़्ज़त आप अपनी खुद करते हैं, या असल इज़्ज़त वो होती है जो शीशे में खड़ा शख्स आपकी कर रहा होता है और जो आपको ये बताता है कि आप फिर बहरहाल एक माकूल इंसान हैं। बिल्कुल। तो जो अच्छी सेल्फ स्टीम के साथ लोग होते हैं वो आपको अपनी किरदार साजी की तरफ नज़र आएंगे। वो देखेंगे कि अपने आप को बेहतर कैसे किया जा सकता है, अपने किरदार को कैसे बेहतर किया जा सकता है।
वो अपनी रेपुटेशन की तरफ वर्क नहीं करेंगे, वो अपनी किरदार साजी पे वर्क करेंगे और उनकी किरदार साजी उनके लिए सबूत होगी लोगों के लिए कि ये किस किस्म के इंसान हैं। अब लो सेल्फ स्टीम वाले लोग ज़िंदगी में सीखने की तरफ नहीं आते। अब पहले ये मसला है कि ज़िंदगी में पहले ही कम सीखा है, ऊपर से वो सीखने की तरफ आते भी नहीं हैं। उन्हें लगता है कि सब कुछ आता है, उन्हें वो सेल्फ फिलोसफर होते हैं। जैसे हमारी सोसाइटी में बहुत दफ़ा ऐसे लोगों से पाला पड़ता है कि वो सेल्फ फिलोसफर होते हैं, उनकी अपनी फ़िलासफ़ी बनी होती हैं। वो जो जय्यद फ़िलासफ़र पहले गुजर चुके होते हैं उनके इल्म पे भरोसा नहीं करते, वो साइंस को जुटलाते नज़र आते हैं, वो और बहुत सारे ऐसे मुफक्कर को जुटलाते नज़र आते हैं। बड़ी मज़े की बात ये होती है कि मुझे बड़ी अजीब फीलिंग्स आती हैं कि जब साइंस को लोग जुटलाते हैं कि ये वही लोग होते हैं जो साइंस से भरपूर फ़ायदे भी उठाते हैं। बिल्कुल, यानी इतनी शदीद गर्मी के मौसम में वो साइंस की देन एक कंट्रोल एनवायरनमेंट में बैठे होते हैं और बड़ी अच्छी अच्छी बातें करने के लिए साइंस ही उन्हें एक प्लेटफॉर्म भी दे रही होती है और साइंसी गैजेट्स उनके हाथ में होते हैं, लेकिन वो साइंस को निगेट करते हुए नजर आ रहे होते हैं। बिल्कुल, जैसे एसी में बैठ के एसी की बुराइयां करना, जैसे स्पीकर में बोल के कहना कि ये एक शैतानी आवाज़ है, ऐसे बहुत सारे और मोबाइल फ़ोन हाथ में रखना हर वक्त और कहना कि ये सबसे बड़ी बुला है इस दुनिया की और इससे छुटकारा नहीं पाया जा सकता। तो इसके मुकाबले में जो पॉजिटिव सेल्फ स्टीम वाले लोग होते हैं वो अप्रिशिएट करते नजर आएंगे आपको, वो आपको दाद देते नजर आएंगे और हमेशा उनमें एक बड़ी स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी होगी कि वो सीखने की तरफ बड़े आगे आगे होंगे। वो बहुत सारा सीख भी रहे होंगे और फिर हमेशा वो अब आपको एक लर्नर, बड़े अच्छे लर्नर नजर आएंगे। उन्हें लगता है कि ज़िंदगी में अपनी कदर कीमत बढ़ाने के लिए, अपनी वैल्यू और ज़्यादा करने के लिए और ज़्यादा सीखने की ज़रूरत है। टाइम बड़ा मुख्तसर सा है, मैं आपको शॉर्ट करके बताता चलूँ। एक ये भी साइन है, लो सेल्फ स्टीम वाले लोग आपको मटीरियलिस्टिक गेन की तरफ जाते नजर आएंगे। वो हर चीज़ को पैसों से, इन चीज़ों से रिलेट कर रहे होंगे। जो स्ट्रॉन्ग और पॉजिटिव सेल्फ स्टीम वाले लोग होंगे वो हमेशा लोगों को लोगों की कदरों कीमत से देखेंगे, उनमें इंसानियत का जज्बा ज़्यादा नज़र आता होगा, इज़्ज़त एहतराम, रिश्तों को मजबूत तरीके से लेके चलने में ये चीज़ें उनमें नज़र आती होंगी। तो ये वो कॉमन सी चीज़ें हैं जो हम अपने इर्द गिर्द अपने अजीज़ों में देख सकते हैं कि ये लो सेल्फ स्टीम के साथ हैं या हाई सेल्फ स्टीम के साथ हैं। फिर मैं यहाँ पे रिपीट करना चाहूँगा, अगर कोई इन सारी सिम्टम्स में अपने आप को लो सेल्फ स्टीम के साथ रिलेट कर रहे हैं तो परेशान नहीं हो, लो सेल्फ स्टीम को हाई में कन्वर्ट किया जा सकता है और जो हाई सेल्फ स्टीम के साथ रिलेट कर पा रहे हैं तो ज़िंदगी में उन्हें और करने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया जाफ़र साहब, आपने बहुत ही प्रिसाइज वे में मेरे सवाल को एड्रेस किया है कि ये लो सेल्फ स्टीम की निशानियाँ क्या होती हैं और यकीनन जो निशानियाँ आपने बताई हैं हम अपने इर्द गिर्द ऐसे तमाम लोगों को हम डिफ़ाइन कर सकते हैं या कम अज़ कम उनके बारे में शनाख्त ज़रूर बना सकते हैं कि ये किसी लो सेल्फ स्टीम के साथ ऑपरेट हो रहा है, या फिर हम अपने बारे में ये तज्जिया ज़रूर कर सकते हैं क्योंकि काम बहरहाल हमें अपने ही ऊपर करना है। मैं ब्रेक की तरफ जा रही हूँ, मगर ब्रेक पे आने के बाद हम आपसे इसी मौजू के ऊपर बातचीत मैं आगे बढ़ाऊंगी कि आखिर फिर हमें करना क्या चाहिए जब हम डायग्नोज कर लेते हैं या आइडेंटिफिकेशन कर लेते हैं, तो फिर हमारे लिए उसके बाद करने का काम फिर क्या होता है। तो नाजरीन, इस वक्त चलते हैं ब्रेक पे और जाने से पहले मैं फिर आपको याद दहानी कराती चलूँ कि अगर कोई मुश्किल, कोई प्रॉब्लम आप महसूस करते हैं या कोई ऐसी चीज़ जिस पे आप चाहते हैं हम और भी ज़्यादा रोशनी डालें तो कमेंट्स में हमें अपना सवाल लिख भेजें, हम उसका जवाब ज़रूर देंगे। शुक्रिया। और ऐसी ही हम बहुत सी चीज़ों पे आज बातचीत करेंगे कि जिनको आप अपने जहन में रख सकते हैं जब आप ईद के मौके पर कुछ भी बनाएं, कुछ भी खाएं, और अपने आप को डिप्राइव करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, अपने आप को महरूमी का शिकार करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि ईद पे सब खा रहे हैं और आप नहीं खा रहे जस्ट बिकॉज क्या वेट के प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। सो वेट का प्रोजेक्ट आपको डेप्रीवेशन से तो रोकता है, जो एक्चुअल वेट प्रोजेक्ट है वो आपको ये बिल्कुल नहीं कहता कि आप अपनी कंफर्ट फूड से, यानी कंफर्ट फूड से मुराद है जो आपकी पसंदीदा खाने हैं, जो आपकी पसंदीदा फूड है, उससे अपने आप को महरूम करें। जो लोग अपने आप को कंफर्ट फूड से महरूम रखते हैं वो अल्टीमेटली ऐसे किसी भी फेस्टिव ओकेजन पे आकर मैंने देखा है उनको कि वो बड़ी आसानी से स्लिप हो जाते हैं। पूरा 1 महीना, 2 महीने, हफ्ता, 10 दिन, ये 6 महीने वो काफ़ी ज़्यादा इस प्रोजेक्ट पे काम करते हैं एंड देन फिर अल्टीमेटली जो ईद का दिन होता है उस दिन वो कहते हैं अच्छा आज तो हम जो है वो खाएंगे, और वो जो एक दिन का खाना होता है उससे काफ़ी ज़्यादा फिर उन्हें आगे चल के डिस्टर्बेंस होती है क्योंकि मेटाबॉलिज्म वैसा जो है वो आदी नहीं होता, स्टमक डिस्टर्ब हो जाता है, बैली जो है वो चूँकि स्टमक आपका श्रिंक हो चुका होता है, सो उसके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है उन फैट्स को जो है डील करना। जो नाख्वानदा और गरीब तबका है उसमें डोमेस्टिक वायलेंस कम है। हाँ, और
जो ऊंचा तबका है, अमीर तबका है, एलीट क्लास है, जो बहुत पढ़े लिखे लोग हैं और बहुत रिच लोग हैं, उनमें डोमेस्टिक वायलेंस बहुत ज़्यादा है। और ये सूरत हाल है कि वो ज़रा इसे छुपाने में कामयाब रहते हैं काफ़ी अर्से तक, जबकि गरीबों में ये बात ज़्यादा छुपी नहीं रहती। और वैसे तो डोमेस्टिक वायलेंस हर तबके में है और दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। दुनिया भर में जहाँ तहज़ीब और तमद्दन बेहतर हो रहा है और हम तवक्को करते हैं कि ऐसी चीज़ें दुनिया में कम होंगी जी, और यूनाइटेड नेशन इस पे बहुत काम कर रहा है पिछले कोई 70 साल से, लेकिन कुछ ऐसी क़ुव्वतें हैं, कुछ ऐसी पुरअसरार क़ुव्वतें हैं जो कि डोमेस्टिक वायलेंस को बढ़ाने का बायस बन रही हैं। आज हम फोकस करेंगे किस तरह पेरेंट्स मोटिवेट कर सकते हैं यंगस्टर्स को, अपने चिल्ड्रंस को, कि वो एग्जीक्यूटिव स्किल्स सीखें और सीखने की तरफ आएँ। तो मोटिवेशन का आज हमारा टॉपिक है, पेरेंट्स कैसे मोटिवेट करें अपने टीनेजर्स को। सो बेसिक टॉपिक तो हमारा ये है कि कैसे पेरेंट्स मोटिवेट कर सकते हैं। कुछ ऐसी गाइडलाइंस हम डिस्कस करेंगे, चूँकि बहुत सारे बच्चे नहीं चाहते, मतलब उनको तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से लाइफ बिल्कुल ठीक जा रही होती है ना, कि अगर वो ज़रा फास्ट ड्राइविंग कर रहे हैं और रिस्क को असेस नहीं कर रहे, और अगर उनका टाइम मैनेजमेंट पुअर है, सो उनको सम टाइम बच्चों को ये नहीं भी प्रॉब्लम समझ रहे होते कि ये प्रॉब्लम है, पेरेंट्स ज़रूर समझ रहे होते हैं। तो आज के प्रोग्राम में ख़ास करके हम ये डिस्कस करेंगे कि ऐसे बच्चों के साथ कैसे पेरेंट्स जो है वो काम कर सकते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे जाफ़र साहब से इस हवाले से कि हमें कुछ ऐसी पहचान बताएं, कुछ ऐसे फैक्टर्स बताएं जिनसे हम आइडेंटिफाई कर सकें उस बिहेवियर की जो कि लो सेल्फ़ एस्टीम के ज़ुमरे में आती हैं। अब मैं थोड़ा सा आपको हिंट भी देना चाहूँगी कि फिर नॉर्मल सेल्फ़ एस्टीम या अच्छी सेल्फ़ एस्टीम हम किसे कह सकते हैं। जैसे मैं ब्रेक में जाफ़र साहब को बार बार कह रही थी कि जाफ़र साहब आप कुछ इतने अच्छे नहीं लग रहे, आपका हुलिया कोई इतना भी अच्छा नहीं है। तो जाफ़र साहब, बड़ी मुझे खुशी हुई कि ना तो ग्रैंडियोसिटी से ऑपरेट हुए और इन्होंने बड़ी अच्छी सेल्फ़ एस्टीम का मुजाहरा किया। क्यों सर, ऐसा ही है? जी, थैंक यू मिस, आपके अप्रिसिएशन के लिए। बिल्कुल, मैं ये आइडेंटिफाई कराना चाह रही थी कि हुलिया बज़ाहिर जो भी हो उससे कोई इतना खातिर खा फ़र्क नहीं पड़ता। फिर फ़र्क ये पड़ता है कि हम जो जैसे भी प्रेजेंट हो रहे हैं, हम जो भी काम कर रहे हैं, हम उसको एक्सेप्टेंस कितनी दे रहे हैं, हम उसे रिस्पेक्ट कितनी दे रहे हैं, और हम कितने कॉन्फिडेंस के साथ आपके सामने कोई भी नज़रिया पेश कर रहे हैं। फिर इस चीज़ की अहमियत जो है बाकी तमाम चीज़ों से ज़्यादा होती है। सो जाफ़र साहब, थोड़ी सी मुझे आप भी मिसाल बताएं कि कैसे पता चले कि कोई शख्स अच्छी सेल्फ़ एस्टीम के साथ है। एक तो अभी हमने साइंस डिस्कस की है कि ये वाले साइंस अगर आप अपने आप में देखते हैं, आप लोगों को अप्रिशिएट करते हैं, अप्रिशिएट नहीं करते, एक लिस्ट अभी हमने डिस्कस की। इससे आइडिया हो सकता है कि कोई अच्छी सेल्फ एस्टीम के साथ है। अगर आप असेसमेंट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से बातचीत कर रही हैं, ग्रैंडियोस सेल्फ एस्टीम में और लो सेल्फ एस्टीम में अगर आप उनकी प्रेजेंटेशन के बारे में बात कर रही हैं, तो सेल्फ एस्टीम कोई, मैं आपको बताता चलूँ, यहाँ पे कोई डिजिट सा कॉन्सेप्ट नहीं है कि अगर किसी एक पर्सन की लाइफ में सेल्फ एस्टीम 5 है तो वो 5 ही रहेगी। सेल्फ एस्टीम अप डाउन होती है, सेल्फ एस्टीम हाई लो होती है। अगर हम अपनी ज़िंदगी में लर्निंग की तरफ, सेल्फ वर्थ की तरफ जाते हैं तो हाई होती जाती है, अगर हम लो की तरफ जाते हैं, नई सीखने की तरफ जाते हैं तो लो होती जाती है। तो इससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर तो अब इसके लिए एक मार्जिन होता है, जैसे मार्जिन ऑफ एरर हर चीज़ में होता है, मार्जिन ऑफ मेजरमेंट होता है, एक मार्जिन होता है। जैसे हम कहते हैं कि अच्छी सेल्फ एस्टीम 7 आउट ऑफ 10 है, तो अगर एक पर्सन 7 के साथ चल रहा है और फिर वो किसी दिन अचीवमेंट्स बढ़ जाती हैं लाइफ में, वो 8 पे चला जाता है, कभी वो फेलिंग के कुछ एक्सपीरियंस में से गुजरता है तो वो 6.5 की तरफ आ जाता है। तो अब ये जो हल्की सी फ्लक्चुएशन है, ये इंडिकेट करती है कि उनकी सेल्फ एस्टीम बेहतर है और इन्वायरमेंट जो भी इफेक्ट हो रहा है उनके इफेक्ट की वजह से आ रहा है। अब लो सेल्फ एस्टीम ये है कि जैसे हम कहें कि 10 है और उसमें से किसी ने 4
3 पे एग्जिबिट करना शुरू कर दिया है, या पहले 7 पे था और उसके बाद ज़िंदगी में कुछ ऐसे क्राइसिस आ गए हैं, स्किल्स से वो डील नहीं कर पाए और फिर उन्हें लगता है कि ज़िंदगी वर्थलेस हो गई है और वो 7 से डायरेक्ट 4, 5 की तरफ, 3 की तरफ और ग्रेजुअली डिक्लाइन की तरफ आते जा रहे हैं। तो इस तरह से अगर कोई नॉर्मल एक इंसान अपनी ज़िंदगी में ऐसे बातचीत कर रहा है और वो एकदम से कोई ऐसी बात किसी अचीवमेंट पे, किसी खुशी के मौके पे बात कर देता है कि जो हमें लगता है कि थोड़ी सी अनयूजुअल, इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं कि वो ग्रैंडियोसिटी की तरफ चला गया है, वो अपने हाई इमोशन की वजह से ऐसी बात कर देता है। तो सेल्फ स्टीम एक थोड़ी सी फ्लेक्सिबल लाइन है जो ज़िंदगी में बेहतर की जा सकती है, और ज़िंदगी में कभी ऐसे मौके भी आ सकते हैं जब आपको लगे कि ज़िंदगी बड़ी बेकार सी हो गई है और हम भी कोई इतने वर्ड्स वैल्यू नहीं रहे, लेकिन याद रखें वो सिर्फ लम्हे होते हैं, वो गुजर जाते हैं। आप ज़िंदगी में अच्छे सुने कोप करके दोबारा अपनी सेल्फ स्टीम की तरफ वापस आ सकते हैं। बिल्कुल, और पे दर पे नाकामियाँ जो हैं वो इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं कि आपको कामयाबी मिलेगी ही नहीं, बल्कि आपको कामयाबी हासिल करने के लिए अगर आप अपने आप को ये यकीन डेवलप करें कि आप ये काम कर सकते हैं और आप कामयाबी हासिल कर सकते हैं, तो मेरा ख़्याल है फिर आप अपनी मंजिल मकसूद तक ज़रूर पहुँचते हैं। इसी तरफ गुफ्तगू आ रही है बार बार जाफ़र साहब। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि हमारे नाजरीन को भी कुछ ऐसे टिप्स दें कि अगर हमें, क्योंकि देखने वालों में ऐसे बहुत सारे लोग मौजूद हैं जो कि चाहते हैं अपनी ज़िंदगी की क्वालिटी को बेहतर बनाना, उसका सबूत है कि वो हमारा इस प्रोग्राम को देख रहे हैं और इन्जॉय कर रहे हैं। फिर आप उनकी बेहतरीन हेल्प के लिए उनको फिर ऐसे कुछ टिप्स बताएं कि वो अपने इस मैटर में अपनी मदद आपके तहत अपने लिए काम कर सकें, जहाँ पर अगर कोई शख्स लो सेल्फ इस्टीम के साथ है कि वो बड़े बड़े मुकाबलों में जाने से पहले ही घबरा जाता है, वो अपने आप को ठीक तरह से एवेलुएट ही नहीं कर पाता, अपनी सलाहियतों को समझ ही नहीं पाता, तो ना सिर्फ उन लोगों की मदद हो बल्कि जो लोग अच्छी सेल्फ़ इस्टीम के साथ हैं वो भी अपनी सेल्फ़ इस्टीम को मज़ीद पॉलिश कर सकें। ये जो अभी आपने बात की, ये कॉम्बिनेशन बात है सेल्फ स्टीम का और कॉन्फिडेंस का। तो जैसे पहले भी हम बात कर चुके हैं कि सेल्फ स्टीम को बेहतर करने के भी हम बात कर रहे हैं। कॉन्फिडेंस ये कि जितनी आप किसी चीज़ के लिए तैयारी कर छोड़ते हैं उतना आपका कॉन्फिडेंस ज़्यादा बढ़ता जाता है। यहाँ पे एक मैं आपको स्टोरी सुनाता हूँ जो सेल्फ स्टीम डेवलप करने के हवाले से है कि आप अपनी कदर व कीमत को जानें। एक बार ये बड़ी मज़े की स्टोरी है, मैं एक बुक में पढ़ रहा था तो मैं बड़ा इम्प्रेस हुआ इससे, बड़े शानदार वे में राइटर ने एक्सप्लेन किया। एक बार एक यंग एग्जेक्टिव होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, तो वो किसी रेलवे स्टेशन से गुजर रहे होते हैं। तो वहाँ पे वो देखते हैं कि एक बैगर है जिसने अपने सामने बास्केट में कुछ पेंसिल्स रखी हैं, कुछ और खाने की चीज़ें, चॉकलेट टॉफ़ीज़ रखी हैं, और वो खड़ा बैठा उस जगह पे और लोग आके उसे पैसे दिए जा रहे हैं। जैसा कि हम सब समझते हैं कि जज्बा हमदर्दी के तहत जो लोग आते हैं उसे पैसे दे जाते हैं और समझते हैं कि ये कोई पुअर इंसान है तो इससे अब बदले में क्या कोई चीज़ लेनी है, और उसकी टॉफ़ी और जो कि शायद महीनों से पड़ी होंगी वो बॉक्स उसी तरह से फिल पड़े रहते हैं और कोई लेता नहीं है। बिल्कुल ऐसे। तो वो यंग बिजनेसमैन होते हैं, वहाँ से गुजरते हैं तो वो अपनी पॉकेट में से कुछ मनी निकालते हैं और फिर वहाँ पे रख देते हैं और फिर गुजर जाते हैं। अब वो जैसे ही ट्रेन के दरवाजे पे पहुंचते हैं तो उन्हें कोई ख्याल आता है और फिर फ़ौरन से वो वापस निकलते हैं, वहाँ से दौड़े वापस आते हैं और वापस आके वो जो पेंसिल्स पड़ी होती हैं उनमें से पहले थोड़ी पेंसिल्स उठाते हैं और फिर कुछ सोचते हैं और फिर उनमें से कुछ और पेंसिल्स उठाते हैं और बैगर बिल्कुल मुँह तकता रह जाता है कि अब ये पर्सन कर क्या रहे हैं। तो जिस पे वो पर्सन उन्हें जवाब देते हैं कि मैं एक बिज़नेसमैन हूँ तो आप भी एक बिज़नेसमैन हैं, अब जो मैंने पे किया है मुझे लगता है राइट प्राइस के अकॉर्डिंग वो मुझे चीज़ें भी लेनी चाहिए। सही, और वहाँ से चीज़ें लेते हैं और उसके बाद वो गाड़ी में बैठते हैं और फिर वो चले जाते हैं। वक्त गुजरता जाता है, कोई 2, 4, 5 साल गुजरते हैं तो अब वो बड़े बिजनेसमैन बन चुके होते हैं। पहले वो यंग होते हैं, उनका बिज़नेस फैल चुका होता है, लाइफ बड़ी डिसिप्लिन और अच्छी चल रही होती है। तो वो देखते हैं वो किसी सेरेमनी में जाते हैं, बहुत सारे लोगों ने उन्हें घेरा होता है, तो उनमें से एक पर्सन लोगों में से घिसटता हुआ बड़ी मुश्किल से आगे आता है और आके उनसे बातचीत करना शुरू कर देता है और फिर उनको कहता है कि आपने मुझे पहचाना। तो वो बताते हैं कि मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे लोगों को देखता हूँ लेकिन नहीं पहचान पाया, आप अपना तारुफ करवा दीजिए। सही। तो वो पर्सन कहते हैं कि आप तो मुझे नहीं जानते लेकिन मैं ये जानता हूँ आप वो इंसान है जिन्होंने मेरी ज़िंदगी बदली।
तो उन्होंने कहा कि अच्छा आप मुख्तसर सा बता दीजिए कि मैंने कैसे आपकी ज़िंदगी बदली है, कैसे मैं आपकी मदद कर पाया। सही। तो उन्होंने कहा कि कुछ साल पहले आप इस तरह से फ़लाँ शहर के रेलवे स्टेशन में से गुजरे थे, तो गुजरते गुजरते आपने एक बैगर को कुछ पैसे दिए और फिर आप वापस आए और फिर आपने वहाँ से चीज़ें भी ली। तो उन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन फ़र्क ये पड़ता है कि जो आपने वहाँ पे कहा था, आपने ये कहा था कि आप भी एक बिजनेसमैन है, मैं भी एक बिजनेसमैन हूँ, तो फिर राइट चीज़ों की राइट प्राइस होनी चाहिए। तो उसके बाद वो कहने लगे कि मुझे आइडिया हुआ कि मेरी लाइफ की राइट प्राइस ये नहीं है कि मैं बैगिंग करूं, और ये एक बिजनेस ही है बैगिंग, जिसमें मैं लोगों को सेड्यूस करता हूँ और विन लूज स्टेट बनाता हूँ। मैंने अपनी ज़िंदगी में अपनी कदरों कीमत को जाना और फिर मैंने कहा अगर मैंने बिजनेस करना ही है तो फिर मैं कोई और एफर्ट वाला वाइट कॉलर बिजनेस करूँ। बिल्कुल। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया और फिर ग्रो होता होता आज फिर मैं आपकी पेंट कोट टाई लगाए आपके सामने हूँ। बिल्कुल। और ये बड़ी अजीब सी बात है कि जो बैगर्स होते हैं वो कम मेहनत तो नहीं करते ना, वो गर्मी में धूप में इशारों के ऊपर जिस वक्त मांग रहे होते हैं तो वो एक टफ़ टाइम होता है, बड़ी हार्ड लेबर वो करते हैं। और अगर यही काम वो यानी यही एफ़र्ट, ये मेहनत वो किसी ऐसी जगह पर डेवलप करें जहाँ पर उनको सेल्फ इस्टीम भी हो, उनको रिस्पेक्ट भी दी जाए, तो फिर मेरा ख्याल है ज़िंदगी में बहुत एक चेंज उनकी भी आ सकता है। बिल्कुल। अब इस स्टोरी में से जो बेसिक थीम है वो ये है कि हम अपनी ज़िंदगी में अपनी कदर कीमत ही नहीं जान पाते, हमें पता ही नहीं होता कि हमारे पास कितनी अहलियतें हैं, काबिलियतें हैं। हम किसी एक कोने खुदरे में पड़े जो ज़िंदगी हमें देती रहती है, मैं बड़े रिस्पेक्ट के साथ कहना चाहूँगा एक बैगर की तरह हम उसी पे इक्तफा करते रहते हैं और ज़्यादा हाथ पाँव नहीं मारते और अपनी स्किल्स को तरफ नहीं देखते। तो आप सबसे पहले अगर आप अपनी सेल्फ स्टीम को बेहतर करना चाहते हैं तो अपनी खूबियों और खामियों की एक लिस्ट बनाएं, सारी खूबियाँ लिखें, सारी खामियाँ लिखें। जो आप में खूबियाँ हैं आप उनको यूटिलाइज़ करना शुरू कर दें लाइफ में, और जो खामियाँ नज़र आती हैं उनसे ज़रा भी ना घबराएं, उन सारी खामियों को 1 बाय 1 एक एक करके बेहतर करना शुरू कर दें। अगर आप 10 बड़ी खामियाँ निकालते हैं उनमें से 4 ऐसी खामियाँ हैं जिनके बदलने से 4 और बदल जाएंगी, और आप अपने साथ तहैया कर लेते हैं कि मैं एक हफ्ते में एक खामी पे काबू पाऊंगा या 15 दिन में पाऊंगा, तो 1 या 2 बिल्कुल बेबी स्टेप में 1 या 2 महीनों में आप देखेंगे कि उनमें से बड़ी खामियां निकल गई हैं और आपकी पर्सनैलिटी में एक बड़ा चेंज आ गया। हमेशा डूअर बने, करने वाले बने, बैठे रहने वाले ना बने, अपनी कदर कीमत की तरफ जाएं। एक और यहाँ पे मैं थोड़ी सी स्टोरी रिलेट करना चाहूँगा कि हम अपनी लाइफ को खुद बनाते हैं और हम अपनी लाइफ में खुद हदूद का तयन कर बैठते हैं। इस पे भी एक बड़ी मुख्तसर सी स्टोरी मुझे याद आ गई, बड़ी इंटरेस्टिंग है। वो ये है कि एक फार्मर होता है, किसान होता है, और वो फसल उगाता है। फसल में वो मुख्तलिफ चीज़ें उगाता है, जिनमें से वो पम्पकिन, जिन्हें कद्दू कहते हैं, जो कि साइज़ में बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो और काफ़ी खौफनाक भी होते हैं समटाइम। बिल्कुल, बड़े खौफनाक साइज़। अगर हॉरर हाउस के बाहर हो या हॉरर मूवी में हो तो फिर बहुत खौफनाक, और अंदर से वो एनलाइटेंड भी होते हैं। हाँ बिल्कुल। तो अब वो चीज़ों को वो एक्सपेरिमेंट, अब वो कद्दू उगाते हैं और इस फसल से बड़ा इंजॉय कर रहे होते हैं। एक दिन वो अपनी फसल में से गुजर रहे होते हैं, वो देखते हैं कि कोई एक बर्तन पड़ा होता है। बर्तन से मुराद ये है कि कोई बॉटल टाइप कोई ऐसी चीज़ पड़ी होती है। तो वो एक छोटे से पम्पकिन को, कद्दू को उठाते हैं और उस बर्तन में रख देते हैं, जो कि साइज़ में बड़ा छोटा सा होता है और अजीब सी शेप का होता है। तो अब वो वक्त गुजरता जाता है, एक टाइम आता है उस पर आके वो जो पम्पकिन होता है उसका साइज़ बढ़ना बंद हो जाता है और उसकी शेप भी बिल्कुल उस बर्तन के अकॉर्डिंग फिट हो जाती है। सही। तो जब उसको जहाँ जगह मिलती है वो उसी शेप में बढ़ जाता है। बिल्कुल। तो वो देखता है अब बढ़ने की तरफ जा रहे, तो वो अब उसे सेपरेट करते हैं, तोड़ते हैं, और उस बर्तन को तोड़ के जब अलग करते हैं तो अपने देखते हैं कि हम अपनी लाइफ में बिल्कुल, आप अगर उस पम्पकिन की तरफ आए, हम देखें वो एक खास शेप में डेवलप हो गया। हम भी तो अपनी लाइफ में बहुत सारी हदूद बिला वजह तयन कर लेते हैं उनका, हम उनसे बाहर निकलने की कोशिश नहीं करते। जिधर जिधर हमें दूसरे या लाइफ अपॉर्चुनिटी देती है हम उधर की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं, हम अपने रास्ते खुद बनाने की तरफ नहीं जाते। तो हम अपनी लाइफ को खुद डिज़ाइन कर सकते हैं, हम अपनी लाइफ को खुद अच्छे तरीके से ऑपरेट कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो लाइफ में अपने लिए रास्ते खुद देखने शुरू कर दें, बिल्कुल अपने आप पे भरोसा खुद करना शुरू कर दें। लाइफ बाय डिफ़ॉल्ट की जगह लाइफ बाय डिज़ाइन का जो नज़रिया है वो बड़ा शानदार है, लेकिन ये उसी सूरत में मुमकिन है कि अगर हम अपने रास्ते जो हैं वो खुद तराशें और मनाजिल के संगो राह की खुद मुतय्यन करें उनको, और ये सिर्फ अच्छी सेल्फ एस्टीम के साथ ही हम कर सकते हैं। बिल्कुल। उसके बाद एक मशहूर साइकोलॉजिस्ट की ओपिनियन है, वो भी मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर करना चाहूँगा
कि वो 6 पिलर्स कहते हैं कि ऐसे बड़े स्ट्रॉन्ग पिलर्स हैं जो सेल्फ स्टीम के हैं, अगर आप उनको कायम दायम रखते हैं तो ये एक बड़ी शानदार बुक भी है 6 पिलर्स ऑफ सेल्फ स्टीम। अगर आप में से कोई पढ़ना चाहे तो ज़रूर पढ़िएगा, बहुत शानदार बुक है। मैं मुख्तसर से वक़्त कम होने के बायस आपके साथ शेयर करता चाहूँगा। सबसे पहला वो स्टेप कहते हैं कि हमें कॉन्शियस लिविंग हमारी होनी चाहिए, कि जिस दौर में हम रह रहे हैं उसी दौर में रहना शुरू कर दें। हम फ्यूचर के बारे में कोई बहुत लंबी लंबी और अनरियलिस्टिक प्लानिंग नहीं करें, गोल ज़रूर सेट करें और कभी माजी के साथ जुड़े ना रहें। जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें जो हमारे पास ऑप्शन, माजी को साथ ज़रूर रखें ताकि मुस्तकबिल का तयन हो सके, लेकिन माजी में वक्त ना गुजारें। वेरी राइट। वक्त जो है वो आपका प्रेजेंट में ही होना चाहिए। बिल्कुल। दूसरा स्टेप वो कहते हैं कि हम सेल्फ एक्सेप्टेंस की तरफ जाएं। ज़िंदगी में आप जो भी हैं, जैसे भी हैं, जहाँ भी खड़े हैं, अपने आप को तस्लीम कर लें। जब आप अपने आप को तस्लीम कर लेंगे, आप अपने अच्छे पॉइंट्स और बुरे पॉइंट्स को तस्लीम कर लेंगे, तो आपके पास एक अपॉर्चुनिटी होगी कि कौन सी चीज़ें मुझ में बेहतर हैं और कौन सी चीज़ें मज़ीद बेहतर करने की ज़रूरत है। उसके बाद ज़िंदगी में रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू कर दें, ज़िम्मेदारी लेना शुरू कर दें। अपनी ज़िम्मेदारियों को ज़िंदगी में आगे बढ़ के खुद से पहचानें। जो रिश्तों की ज़िम्मेदारियाँ आप पे, जो काम करने की ज़िम्मेदारियाँ आप पे, उन ज़िम्मेदारियों को पहचानें और उनको परफॉर्म करना शुरू कर दें। और जब हम रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं तो फिर हम रिस्पॉन्सिबिलिटी की भी बात करते हैं कि मतलब वो हमें परफॉर्म करनी भी आनी चाहिए। जब हम रिस्पॉन्सिबिलिटी परफॉर्म करने की तरफ जाएंगे, हमें नहीं आ रही होगी, तो फिर हम सीखना शुरू कर देंगे कि हम कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। तो लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू कर दें। ज़िंदगी में जीने के कोई पर्पस बना लें, कोई मकसद बना लें। आपकी ज़िंदगी बेमायनी नहीं है, आप बहुत कीमती हैं, आप बहुत वैल्यूएबल पर्सन हैं, आप अपनी कदर कीमत को जानते हैं। तो फिर आप अपनी ज़िंदगी में कोई पर्पस भी बनाएं, कोई मकसद बनाएं, गोल सेट करें। और वो गोल लंबे भी हो सकते हैं, वो गोल छोटे भी हो सकते हैं। छोटे छोटे गोल सेट करें, अचीव करें, सेट करें, अचीव करें। लॉन्ग टर्म गोल सेट करें, अचीव करें। ज़िंदगी का एक पर्पस होना चाहिए। एक बात मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा, जो लोग इस यूनिवर्स में आते हैं और कुछ काम नहीं करते, तो मैं बड़ी रिस्पेक्ट के साथ कहना चाहूँगा कि ज़िंदगी में खाने पीने के अलावा, ऑक्सीजन इस्तेमाल करने के अलावा और जगह घेरने के अलावा उन्होंने कोई काम नहीं किया हुआ। अगर आप ज़िंदगी में आ ही गए हैं तो आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ऑन करते जाएं और अपनी लाइफ में पर्पस, मकसद सेट करते जाएं और परफॉर्मेंस की तरफ जाएं। सही है, अगर ऑक्सीजन आप यही रहे हैं तो बिल्कुल उस ऑक्सीजन का कर्ज भी उतारें। बिल्कुल। पर्सनल इंटीग्रिटी, छठा जो बड़ा प्रिंसिपल है कि आप अपने साथ ऑनेस्ट रहें। ईमानदारी अपने साथ दिखाएं, दूसरों के साथ ईमानदारी दिखाएं, ईमानदारी के प्रिंसिपल पे चलें। जो लाइफ में हो गया है, जैसा भी हो गया है, पिछले सारे स्टेप्स को जानते हुए, जिम्मेदारी लेते हुए, मौजूदा ज़माने में रहते हुए आप उसके साथ ऑनेस्ट हो जाएं और ईमानदारी के साथ आप उन चीज़ों को परफॉर्म करना शुरू कर दें। आप लाइफ में जिस जगह पे भी, जिस स्टेज पे भी हैं, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। अगर आप पेरेंट हैं तो आप अपनी सेल्फ स्टीम बेहतर कर सकते हैं, बच्चों की सेल्फ स्टीम बेहतर कर सकते हैं। यहाँ पे पेरेंट्स के हवाले से एक और मुझे मुख्तसर सी स्टोरी याद आई है कि एक बच्चे से स्कूल टीचर पूछती है कि आपके पेरेंट्स क्या करते हैं। तो बच्चा बड़ी मासूमियत में, जो भी उसकी समझ में आ रहा था, खड़ा होकर जवाब देता है कि मेरे फादर पेन पेंसिल्स बनाते हैं। अच्छा। और वो टीचर पूछती हैं कि टीचर इनफैक्ट रिलेशनशिप के बारे में बात कर रही थी कि वो आपके साथ क्या करते हैं। तो फिर उन्होंने जवाब दिया कि वो पेन पेंसिल्स देते हैं मुझे। तो फिर टीचर ने पूछा कि ऐसा आपको क्यों लगता है। उन्होंने जवाब दिया कि वो जब भी आते हैं तो उनके पास पेन पेंसिल्स होती है और हमेशा मुझे पेन पेंसिल्स ही दे देते हैं, उसके अलावा कोई और बातचीत नहीं होती। तो जब आप पेरेंट्स हैं, बेशक आप काम करते हैं, बच्चों के लिए कमाते हैं, लेकिन बच्चों को मटीरियलिस्टिक चीज़ों से ज़्यादा आपके वक़्त की ज़रूरत है, उन्हें एक शाबाश की ज़रूरत है। जब वो काम को गलत करते हैं तो उन्हें एक गाइडर की ज़रूरत है। आप उन्हें गाइड कर सकते हैं, अप्रिशिएट कर सकते हैं, अनकंडीशनल रिगार्ड दे सकते हैं ज़िंदगी में। आप बार बार आपकी शाबाश, एक छोटी सी आपकी अप्रिसिएशन उनके लिए बड़ी कीमती होती है। और फिर ज़िंदगी के बारे में उनका मुस्बत रवैया पैदा करना, उनकी कदर कीमत के बारे में उनको बार बार एहसास दिलाते रहना कि आप बहुत कीमती हैं, आप बहुत स्किलफुल हैं, आप और बहुत ज़्यादा सीख सकते हैं, सीखने की तरफ उनका रुझान पैदा करना। ज़िंदगी में बहुत सारी नाकामियाँ आती हैं, उन नाकामियों को पॉजिटिव वे की तरफ जाना। जब भी आप नाकाम होते हैं हमेशा ये सोचना कि इसमें मेरे लिए कोई लर्निंग अपॉर्चुनिटी है। लाइफ में ग्रेटिट्यूड डेवलप करना, तशक्कुर पैदा करना कि जब भी आप फेल होते हैं ज़िंदगी में तो हमेशा अपने आप को ये एक मैसेज दिया करें कि ज़िंदगी बहुत ग्रेटफुल है। अगर एक रास्ता बंद हुआ है तो बहुत सारे रास्ते हैं ऐसे जो खुल गए हैं। अपने आप को ग्रेटिट्यूड के, तशक्कुर के एलिमेंट में लेके आना।
अपने इर्द गिर्द ऐसे लोगों में रहना जो अपनी कदर करते हैं, अपनी तारीफ़ करते हैं, अपने आप को अप्रिशिएट करते हैं, ऐसे लोगों की कंपनी में रहना, ऐसे लोग जो आपकी तारीफ़ करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। जब भी ह्यूमर की बात करते हैं तो कभी एक बार अपनी एबिलिटीज़ को, अपनी खामियों को, अपनी गुड क्वालिटीज़ को, अपनी बैड क्वालिटीज़ को रिकॉल करके कभी कभार अपने ऊपर बड़े कॉन्फिडेंस के साथ हंसना और फिर बेहतर करने की तरफ जाना। तो ये मुख्तसर से छोटे छोटे टिप्स हैं जिनसे हम अपनी सेल्फ स्टीम को बहुत ज़्यादा बूस्ट कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं। बहुत ही शानदार, बहुत आपने शानदार गुफ्तगू की और बहुत ही आपने इफ़ेक्टिव वे में हमें ये बताया कि किस तरह। मुझे तो आज ऐसे लग रहा है कि मैं तो अपनी सेल्फ एस्टीम का बोझ उठा के यहाँ से जा नहीं सकती, इतनी मेरी तो हाई होती जा रही है। अच्छा जाफ़र साहब, यहाँ पर टाइम हमारे पास चूँकि कम है और मौजू जो है वो बहुत ही शानदार है और कुछ एक दो सवाल हैं जिनका मैं चाहूँगी एक एक लाइन में जवाब दे दीजिए, क्योंकि ये भी बहुत ज़रूरी है कि हम अपने नाजरीन का हक़ अदा कर सकें। सो मेरे पास यहाँ पर पिछले प्रोग्राम से दो क्वेश्चंस हैं। एक तो हुदा अफरीदी साहिबा पूछती हैं कि कोई बच्चा अगर ADHD डायग्नोस्ड हो तो फिर उस बच्चे को हैंडल कैसे किया जाए, और यहाँ पर वो जो सवाल दो हिस्सों में पूछ रही हैं वो ये कह रही हैं कि इससे फिर जो गार्डियन है या केयर टेकर है उसको जो स्ट्रेस डेवलप होता है उससे कैसे डील किया जा सकता है। अच्छा, पहली बात तो ये कि ADHD अगर बच्चे को डायग्नोज हो गया है तो मेरी सजेशन ये है कि आप उनके लिए प्रोफेशनल हेल्प की तरफ जाएं, क्योंकि आज जितनी साइंस तरक्की कर चुकी है तो ADHD डायग्नोज हो जाना मैं समझ सकता हूँ कि पेरेंट्स के लिए ग्रीफ की स्टेट भी होती है। पेरेंट्स नॉर्मल बच्चों को देखते हैं तो कभी एक बार उन्हें इस चीज़ की रियलाइजेशन भी आती है, लेकिन परेशान नहीं हो। जितनी साइंस तरक्की कर चुकी है, जितनी मैनेजमेंट बेहतर हो चुकी है, तो आप किसी अच्छे से प्रोफेशनल या एक्सपर्ट से रब्ता कर सकते हैं। वो इस मामले में बच्चे को मैनेज करने के हवाले से आपकी हेल्प कर सकते हैं। दूसरा, अगर स्ट्रेस की बात करती हैं तो सेल्फ केयर करें, ग्रेटिट्यूड से ऑपरेट ज़रूर किया करें, क्योंकि प्रॉब्लम्स दुनिया में मौजूद होने वाले हर शख्स के साथ होती हैं, लेकिन फिर इसका थोड़ा सा डिफरेंट वे होता है कि आपके साथ फिर किस किस्म की प्रॉब्लम्स आ रही हैं। ऐसा नहीं है कि आप दुनिया के वो वाहिद शख्स हैं जो प्रॉब्लम का शिकार हैं। हर शख्स अपनी अपनी जगह किसी न किसी मसले से ज़रूर एफर्ट कर रहा है, लिहाजा अपनी प्रॉब्लम को अपने लिए बेहतरीन मान के फिर ग्रेटिट्यूड की तरफ आएँ, क्योंकि आपने फिर इसके साथ जितना अच्छा आप रिलेशनशिप डेवलप करेंगे अपने प्रॉब्लम के साथ, उतना ही आप कामयाबी से इसको डील कर सकेंगे और आप अपने इसी नुकसान को एक दिन अपना फ़ायदा भी बना सकते। बिल्कुल। एक और यहाँ पे बड़ा प्रैक्टिकल सोल्यूशन मैं आपके साथ ये भी शेयर करना चाहूँगा कि आप प्रॉपर बच्चे को हैंडल करने के लिए स्किल्स सीखना शुरू कर दें। ज़िंदगी में मुश्किलात हमें उस वक्त मुश्किलात लगती हैं जब हमारे पास सॉल्यूशंस नहीं होते। जब सॉल्यूशंस आ जाते हैं तो मुश्किलात हमें मुश्किलात नहीं लगती। जब आप स्किल सीखने की तरफ जाएंगे, बच्चे को हैंडल कर पाएंगे, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आपका वैसे ही ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि आपको स्ट्रेस बच्चे की जानिब से हो रहा है। तो स्किल सीखने की तरफ आएँ जो स्ट्रेस मैनेजमेंट के मुतालिक हो और जो बच्चे को डील करने के मुतालिक हो। और इसके अलावा अपनी थोड़ी सी सेल्फ केयर करें, अपना ख्याल रखें, वॉक करें, एक्सरसाइज करें, पानी ज़्यादा पिएं और हेल्दी डाइट लें और खुश रहने की कोशिश करें। इंशाल्लाह चीज़ें जो हैं वो ठीक होती जाएंगी वक्त के साथ साथ। और एक सवाल हमारा और है, मैं चाहूँगी कि टाइम चूँकि ख़त्म हो चुका है, लेकिन फिर भी मैं चाहती हूँ कि इस सवाल को एड्रेस ज़रूर किया जाए। मोहम्मद शाहिद साहब पूछते हैं कि वो एज अ काउंसलर या एज अ साइकोलॉजिस्ट किस तरह अफेक्शनेट कर सकते हैं अपने क्लाइंट को, या फिर क्लाइंट के साथ जो रिलेशनशिप है वो कैसे डेवलप कर सकते हैं, या रैपोर बिल्डिंग के बारे में थोड़ा सा एक लाइन में बता। बिल्कुल। रैपोर बिल्डिंग के लिए जो सबसे पहले बात हम करते हैं वो अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड की बात करते हैं कि आप बिना जजमेंटल वे बड़ी रिस्पेक्ट के साथ अपने पेशेंट को एज अ पेशेंट पॉइंट ऑफ व्यू से सुने। उसके बाद अपने रिलेशन को बेहतर होने के लिए आप जेन्युइननेस नज़र आनी चाहिए, आप कोई जजमेंटल स्टेटमेंट पास ना करें। जैसे अगर शुरू में कैथारसिस वो कर रहे हैं तो आप ग्रेसफुली उनको एक्सेप्ट करें, सुने। उसके बाद जब स्टार्ट में गुफ्तगू चल रही हो तो कोशिश करें गुफ्तगू में कोहेरेंसी आ रही हो। जितनी अगर वो मुख्तसर बात कर रहे हैं, थोड़ी लो टोन में बात कर रहे हैं, तो आप उनके साथ एक कोहेरेंसी डेवलप करना शुरू कर दें। इंफॉर्मेशन शेयरिंग एक कोहेरेंसी डेवलप करना शुरू कर दें। जितनी जितनी वो बता रहे हैं वैसे वैसे सवाल पूछने की तरफ जाएं। पेस उनके साथ आप अपनी सेट कर लें। बॉडी लैंग्वेज पोस्चर अगर आप उनके साथ बनाते हैं। अगर आप फर्दर पढ़ना चाहते हैं तो ह्यूमनिस्टिक
पर्सपेक्टिव स्कूल ऑफ थॉट से जो रिपोर्ट डेवलप करने के हवाले से टेक्निक्स हैं वो बहुत शानदार हैं, और उसके बाद NLP की जो टेक्निक्स हैं रिपोर्ट डेवलप करने के हवाले से वो भी बड़ी शानदार है। अगर आप गूगल करेंगे या आप किसी भी रेफरेंस बुक्स में से पढ़ेंगे तो ये चीज़ें आपको बहुत हेल्प करेंगी रिपोर्ट डेवलप करने। बहुत शुक्रिया जाफ़र साहब, मुझे यकीन है कि शाहिद साहब की बहुत ज़्यादा आपने हेल्प की होगी इस वे में। इसके साथ ही नाज़रीन मैं अनाउंस करना चाहूँगी कि हमारे प्रोग्राम का वक्त अब ख़त्म हो जाता है और मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगी आखिर में एक मरतबा फिर कि अगर कोई भी क्वेश्चन आप हमें भेजेंगे तो वो हम ज़रूर एड्रेस करेंगे, और हमें अब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।